नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को दिए जल उठे इसका मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रही हूँ। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन और व्याकरण का बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को दिए जल उठे का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखे कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हो गई और पूरा जो भी वहाँ के जनता थे, भारत के लोग में काफी प्रतिक्रिया हुई। इस बात से सारे लोग नाराज हुए, गुस्से में थे। और देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में लेखक क्या कहना चाहते हैं। गांधी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि गांधी ने राष्ट्र में भी राजद्रोह की बात पर अधिकतर जोर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात है। यानी गांधी जी ये बात बोले कि मुझे भी गिरफ्तार कर ले तो इसमें मुझे कोई चिंता नहीं होगी, बल्कि यह अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी हम राजद्रोह करके सरकार को अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं। अब फिर बादल घिर आए हैं या कहो सही मौके हैं। अब यहाँ पर गांधी जी बोले कि यही सही मौका है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सजा होगी, क्योंकि वे एक लोकप्रिय यानी पॉपुलर लीडर थे। तो क्या होगा, कम से कम उनको 3 माह की सजा होगी और सरकार को लज्जा आएगी, शर्म आएगी कि इस तरह से वे किसी को भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जो राजद्रोही है उसको काला पानी या देश निकाला या फांसी की भी सजा हो सकती है। लेकिन गांधी जी जैसे लोगों को जो अपना राजद्रोह करना अपना धर्म समझते हैं तो उनके लिए क्या सजा होगी। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, क्योंकि काफी लंबा सफर करके ये लोग आए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी अब और कैसे पार करेंगे। और उन लोगों को कुछ चिंता हो रही थी कि अब मही नदी कैसे पार किया जाए। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। और जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां समुद्र से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज्य लेकर जल्दी वापस आना। और वहां पर जब गांधी जी कनकापुरा पहुंचते हैं तो वहां 105 साल की एक बूढ़ी महिला गांधी जी के माथे पर तिलक लगाती है और कहती है कि महात्मा जी स्वराज्य लेकर, मतलब अपने देश को आजादी दिलाकर ही वापस आना। गांधी जी ने उनको कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा, जरूर मैं स्वराज मतलब अपने देश को आजाद करके ही लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारण समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित मतलब पोस्टपोन्ड कर दिया गया। वहाँ बता रहे हैं कि गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन क्या हुआ, कनकापुरा पहुंचने में देरी हो गई तो उसके कारण 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आगे बता रहे हैं कि जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, यानी यह जो अंग्रेज का शासन चल रहा था, ब्रिटेनी शासन जो चल रहा था, इसके ऊपर वे कुशासन का जिक्र किया कि किस तरह इंडिया में हमारे भारत देश को अंग्रेज तबाह कर रहा है, हमारे भारतीयों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है।
और पूरा हक जो है यहाँ का सारा हक वो ले लिया है और अंग्रेज किस तरह देश को गुलाम बना के रखा है और आज़ादी कैसे मिलेगी, इन सब बातों का वहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं, यानी कोई भी अमीर हो या गरीब हो, सारे लोग यहाँ पर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज का सरकार किसी को भी सुखी नहीं रख सकता है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। और यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं वहाँ सारे जनसभा को कि राजा और महाराजे जैसे सरकार, जैसे जैसे अंग्रेज सरकार नचाती है वैसे वैसे ये लोग नाचते हैं। यह राक्षसी राज है, मतलब राक्षसों का राज है, इसका संहार करना चाहिए, मतलब इसका वध कर देना चाहिए, इसको नाश कर देना चाहिए। इस तरह का जो शासन कर रहा है अंग्रेज हमारे देश के ऊपर, यह सब शासन को खत्म कर देना चाहिए, अपने देश को आज़ाद करना चाहिए। इसके लिए जनसभा को वे संबोधित कर रहे थे। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। अब वहां पर सारे लोगों का यह मन था कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, क्योंकि वहां रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया था। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया और गांधी जी बोले कि नहीं, मुझे कार में नहीं जाना है। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है, मतलब लास्ट यात्रा है, और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यानी उनका कहना था कि धर्म यात्रा में वाहन मतलब गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल ही यात्रा करना चाहिए। यानी उनका यह कहना था कि धर्म यात्रा जितना कष्टप्रद होता है, यानी जितना हम कष्ट उठाकर कोई काम करेंगे उतना ही काम सफल होगा, उतना ही अच्छा होगा। उनके मन में ऐसा विश्वास था। उनके मन में यह भी था कि हमारे देश के लिए हम जितना कष्ट सहें तो क्या होगा, ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे, हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। यह सब बात उनके मन में था, क्योंकि गांधी जी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यह पुरानी रीति है, धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। और यहाँ पर गांधी जी उन सभी लोगों को कह रहे हैं कि यह पुरानी रीति है, मतलब यह बहुत ही पुरानी रीति है, क्योंकि धर्म यात्रा में अगर कोई जाते हैं तो हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में जो बैठ कर जाते हैं उसको लाभ नहीं मिलता है। यानी उसका जो मन में कोई अरमान होता है तो उसमें सफलता उसको नहीं मिलती है। जितना कष्टप्रद रास्ता में उनको कष्ट होता है उतना उनको सफलता मिलेगी। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। अब बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि रास्ता में जितने भी कष्ट को सहे और जितने भी लोग वहाँ पर दुखी हैं, कौन सुखी हैं कौन दुखी हैं, उन लोगों के भी मन की बात को सुनना चाहिए, तभी सच्ची यात्रा होती है। यानी हम सबके दुख सुख के लिए काम करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, गरीब अमीर सबके लिए काम करें, अपने देश को आज़ादी करें, यही सबसे बड़ी यात्रा होती है। आगे बता रहे हैं कि ब्रिटिश हुक्कामों, मतलब वहाँ के जो शासक वर्ग थे में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। अब वहाँ के ब्रिटिश हुक्कामों, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर लोग थे, शासक लोग थे, वे लोग ऐसा सोच रहे थे कि गांधी जी मही नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, और क्या होता है, समुद्री पानी जो होता है नदी के तट पर, मतलब किनारे पर तरंगे उठती रहती है, तो बहुत सारा नमक वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं, और उसकी रखवाली की वहां से कोई नमक ना उठा ले, इसके लिए वहां पर चौकीदार रखे जाते हैं, वॉचमैन रखा जाता है वहां। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। उनके मन में ऐसा ख्याल थोड़ी देर के लिए आया कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, क्योंकि सारे लोग जान चुके थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक नहीं करते हैं और चुपके से नहीं करते हैं। वे जो भी काम करते हैं वे सबको सुनाकर, मतलब वहाँ के जो अंग्रेज सरकार है उनसे भी कभी
चुपके से कोई काम नहीं करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि उसका खतरा ही न रहे। तो इस तरह से वहाँ का जो भी नमक का भंडार था उसको नष्ट करा दिया गया ताकि किसी तरह का खतरा न बना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें परिवर्तन कर दिया गया। और क्या परिवर्तन कर दिया गया? यह तय पाया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र पर पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। अब वे लोग कुछ परिवर्तन कर दिए कि किस तरह से कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जाना चाहिए उस दिन की यात्रा, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया और यह तय कर दिया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी क्या होता है, आधी रात के समय पानी मतलब ऊपर पूरा भर जाता है, तो इससे क्या होगा, कीचड़ कम रहेगा और दलदल कम रहेगा। मतलब दलदल जहाँ पर पैर फंस जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग पैर फंसने के कारण मौत भी बहुत जगह हो गया है। तो उन लोगों का कहना यह था कि कीचड़ और दलदल के कारण पैर फंस जाएंगे, जिससे क्या होगा, रास्ता में चलने में परेशानी होगी। इसलिए आधी रात के समय समुद्र में जब पानी चढ़ने लगेगा तब पार किया जाएगा। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। मतलब अब क्या हुआ, रात के 10:30 बजे भोजन करने के बाद जितने भी लोग थे वे नदी के किनारे चल पड़े और अंधेरी रात में करीब 4 किलोमीटर गांधी जी को मतलब दलदली जमीन पर चलना पड़ा। दलदली जमीन आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुत ही कष्टकर होता है। एक बार अगर पैर धंस जाता है तो दूसरा पैर निकालने में कष्ट होता है, फिर अगर दूसरा पैर निकाला जाता है तो फिर पहला पैर निकालने में कष्ट होता है। तो इस तरह उनको 4 किलोमीटर तक चलना पड़ा। अब सोच सकते हैं कि गांधी जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। और गांधी जी अपने मन में इस बात को ठान लिए थे कि उन्हें यात्रा चलकर ही पूरी करनी है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह यात्रा धर्म यात्रा है, इसमें चलकर ही पूरी किया जाता है। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। अब वे लोग क्या किए, तट पर पहुंचकर गांधी जी पैर धोए और वहां पर एक झोपड़ी था जिसमें गांधी जी आराम किए। आधी रात का अब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि आधी रात के समय पानी जब अधिक हो जाएगा तो कीचड़ कम हो जाएगा, तब चलना पड़ेगा। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मही के तट पर उस घुप मतलब काफी अंधेरा था उस समय, और अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। यानी आप सोच सकते हैं कि देश की आजादी के लिए सबके मन में कितना उमंग छाया हुआ था। सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, मेला जैसा लगा था। भजन मंडलियां थी और वहां पर भजन गाए जा रहे थे। डांडिया रास में निपुण दरबार थे और वहां पर उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। और वहां पर एक गीत गाए जा रहे थे कि देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। डांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। अब वे लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे कि देखो अब सरकार नाश हो जाएगी, यानी हमारा देश आजाद हो जाएगा। तो इस तरह के बोल वे लोग गा रहे थे। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। अब गांधी जी को नदी जो पार करना है उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? रघुनाथ काका को। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। अब रघुनाथ काका एक नई नाव खरीदे और कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू किया। अब उनके साथ, गांधी जी के साथ जितना भी सत्याग्रही थे, देश को आजाद करने वाले जितने भी लोग थे, सब उनको निषाद राज कहना शुरू कर दिया। अब निषाद राज इसलिए कहा कि रामायण का एक प्रसंग आप लोग सुने होंगे कि रामायण में कैसे निषाद राज राम भगवान को नदी पार कराए थे। तो इसी तरह उनको रघुनाथ काका को सारे सत्याग्रही लोग निषाद राज कहने लगे।
उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी। अब वहाँ बता रहे हैं कि निषाद राज के पास काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी, मतलब नाव भी चलती थी, बोट भी थे उनके बहुत सारे। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे-मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहा था। मतलब इतना अधिक वहाँ अंधेरा हो गया और पानी समुद्र में चढ़ना शुरू हो गया, मतलब समुद्र में अधिक पानी आ गया और बहुत अधिक अंधेरा होने के कारण जो छोटे-मोटे दिए जल रहे थे उसमें से इतना प्रकाश नहीं हो रहा था कि लोग अच्छी तरह देख सके रास्ते को। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए, लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के किनारे पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे और जितने लोग वहां पहुंचे सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा, मतलब यही दृश्य नदी की दूसरी ओर भी था। इस तरफ भी इतने सारे लोग थे, सारे लोगों के हाथ में दिए था और उस तरफ भी नदी के उस पार भी सारे लोग जितने भी इकट्ठे हुए थे सभी लोगों के हाथ में दिया जल रहा था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहों का इंतजार कर रहे थे और सारे गांव के लोग, आसपास के लोग अपने अपने हाथों में दिए लिए हुए थे और गांधी जी और सत्याग्रहों का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को भी देश की आजादी के लिए इतना चिंता था कि सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। और 12 बजे क्या हो गया, महिसागर नदी का किनारा पूरा भर गया, पानी चढ़ आया था, पानी ऊपर तक आ गया था। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। और क्या हुआ, अधिक पानी आने से पहले भी बताया गया है कि कम पानी रहने से कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण पैर धंस जाता है। तो क्या हुआ, अधिक पानी जब आ गया तो गांधी जी क्या हुआ, झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंच गए। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। और जब नाव पर गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोग कि वहां पर क्या जय जयकार हो रही थी कि महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, ऐसा सब लोग कह रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। इस तरफ से भी लोग इसी तरह नारा लगा रहे थे और नदी के उस पार से भी लोग इसी तरह का नारा लगा रहे थे। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई देती हो। और क्या होता है, पहाड़ की घाटी में अगर कोई आवाज करेंगे तो क्या होगा, आवाज की टकराहट होती है और इस पार से लगता है कोई अगर आवाज करते हैं तो उस तरफ से आवाज सुनाई देती है, मतलब प्रतिध्वनि होती है। तो ऐसा ही आवाज आ रहा था, इस पार से भी उस पार से भी आवाज टकरा रहे थे। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, मतलब इसी तरह की स्थिति थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन था। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, मतलब बहुत ही कठिन हिस्सा था। लोगों को रास्ते में चलने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। और क्या हुआ, उसी कीचड़ में गांधी जी 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ में चलकर रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए, क्योंकि बहुत ही थक गए थे और उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, तो उनको थकावट हो गया होगा। फिर वे विश्राम करने चले गए, मतलब आराम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी कि गांधी जी आएंगे तो झोपड़ी में ठहरेंगे। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। क्या हुआ, गांधी जी तो पार उतर गए, फिर भी लोग वहां पर खड़े थे। अभी सत्याग्रहों को भी उस पार कराना था और उन लोगों को लग रहा था कि और भी सत्याग्रही यहाँ पर आएंगे, तो वे लोग इंतजार में थे और इस पार और उस पार दोनों तरफ
जो है दिए जल रहे थे और बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित था। ऐसा लग रहा था कि रोशनी से चारों तरफ जगमगा रहा था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी पड़ेगी, और उन लोगों के मन में यह था, इसीलिए वे लोग दिए लेकर खड़े थे कि उन लोगों के मन में ऐसा लग रहा था कि और सारे लोग आएंगे, तो सारे लोगों का इंतजार कर रहे थे कि किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे और सबको रोशनी मिले, इसलिए वे लोग दिए लेकर खड़े थे। तो बच्चों, आप लोग पूरा पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानियां जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जो भी लोग हमारे देश की आजादी में इतना कष्ट सहकर हमारे देश को आजाद किए हैं, तो इस आजादी को हम लोगों को बचाए रखना है और किसी भी कीमत पर इस तरह का कभी भी मुसीबत नहीं आए। जिस मुसीबत को इतना कष्ट सहकर लोगों को मुसीबत मतलब सॉल्व करना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा, तो ऐसा मुसीबत फिर कभी नहीं आए, तो हम लोग सजग रहें। तो इसलिए इस पाठ में दिया गया है कि गांधी जी या हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन लोगों ने कितना कष्ट सहा है इस देश की आजादी के लिए। तो इस पाठ को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट उन्होंने सहा है, तब हमारा देश जो है आजाद हुआ है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।